नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा देते रहूँ, जिसका आप आपके बैंक के परिचालन में उन विचारों का इस्तेमाल कर सकें। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ पुराना सब्जेक्ट है, इतना पुराना भी नहीं कि जो हम जानते नहीं है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट विच इज़ about risk-based internal audit. If you remember some 8 or 9 months ago, I had posted one video of 40-45 minutes on this particular subject. It was a speech by a chartered accountant, Mr. Dhananjay Gokhale, on the concept of risk-based internal audit. I am going to refer to the circular which was issued by Reserve Bank of India in February 21. And they wanted the urban cooperative banks with asset base over 500 crores to have the framework of risk-based internal audit in the bank. Now, many urban cooperative bankers have interpreted this that setup तैयार करके रखा, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। The letter and spirit of that circular is that you should migrate to risk-based internal audit. और बीच में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, उसमें कुछ बैंकरों से बात हो गई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर्स के सीईओज और चेयरमैन से बात हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें इस विषय के बारे में अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन जारी है। और वो कन्फ्यूजन ये है कि करना क्या है। तो मैंने हर बार की तरह यही कहा कि आप वो सर्कुलर ढंग से पढ़ो, उसमें गाइडेंस दिए गए हैं। तो एक गुजरात के एक बैंकर ने मुझे एक अच्छा उदाहरण दिया। तो आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आमिर खान की, आर माधवन की। उसमें वो आमिर खान जो होता है वो प्रोफेसर को सताता है और एक वर्ड लिख के वो बात करने की कोशिश करता है। वो प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आता है। एंड देन ही एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड देन द प्रोफेसर रिएक्ट्स कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो ये सर्कुलर की हालत कहना क्या चाहते हो की तरह है। दिस इज़ व्हाट फ्यू बैंकर्स टोल्ड मी एंड देन आई in fact requested them to revisit the first theoretical presentation on this topic 8 or 9 months ago on the same channel, on my channel itself. And despite that they wanted to know how to go about it. क्योंकि सर्कुलर में जो लिखा हुआ है कि भाई आप फ्रेमवर्क तैयार करो, ऑफ पॉलिसी तैयार करो, आप एक एग्जीक्यूटिव की कमेटी बनाओ और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट चालू करो, ऐसे तो होता नहीं है ना, ऐसे होगा भी नहीं। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ कि भाई ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का जो कंसेप्ट है, ये तुम्हारा जो अभी ट्रांजैक्शनल ऑडिट चलता है, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट चलता है या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट चलता है, उसको रिप्लेस करने वाला नहीं है। सो इट विल कंटिन्यू, दैट विल कंटिन्यू। दिस इज वर्चुअली इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू दी traditional audit that is being conducted, you will have to introduce a system of risk based internal audit. अब ये करना कैसे है? तो करना कैसे है, ये जब आप सर्कुलर पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि उस सर्कुलर में कई रेफरेंसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे रिजर्व बैंक कहती है कि भाई आपके पास रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क आपका पक्का होना चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली अल्यूड तो यही करते हैं कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी होना ज़रूरी है, बेस्ड ऑन विच द ऑडिटिंग हैज़ टू बी डन, बेस्ड ऑन रिस्क्स द ऑडिटिंग हैज़ टू बी डन, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। और कई बैंकों में ऐसा है कि ऑडिट और इंस्पेक्शन सेपरेट डिपार्टमेंट है। सो अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल ऑडिट विच इज़ डन बाय द अपॉइंटेड CA firms, the bank also themselves conduct what is popularly known as an inspection cycle. So once in a year they inspect their branches and they come out with the inspection report. For the simple reason, we find that CAs really look for whether the compliance of law has been done,
But then there are several things in banking which the bank advises to their branches, and those are required to be implemented, and that's where the inspection comes up. Reserve Bank of India does not envisage the existence of inspection department in a bank. They call it internal audit. So sort of interchange, the internal audit and the inspection department is perceived to be interchanged. कभी उसको इंटरनल इंस्पेक्शन बोल दिया, कभी उसको इंटरनल ऑडिट बोल दिया. ये हुई थियोरटिकल बातें, जहाँ पे अभी जो चल रहा है, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रहा है या जो आपका कॉन्करेंट ऑडिट चल रहा है, उसको तो रोकना है नहीं, वो तो चालू रखना है. उसके बाद में आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इम्प्लीमेंट करना है. अभी इसकी जो गाइडलाइंस है वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं लगती है. वो मुझे दोहराने की ज़रूरत इसलिए नहीं लगती कि गाइडलाइंस आसान है और आपने फ्रेमवर्क तो तैयार कर ही लिया होगा. नहीं किया होगा तो भी आप वो करके 31 मार्च को रेडी था करके रिजर्व बैंक को बता सकते हैं. लेकिन फ्रेमवर्क करके आपका काम पूरा होने वाला नहीं है, आपका कंप्लायंस पूरा होने वाला नहीं है. आपको ये करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू कंडक्ट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ऑफ योर ब्रांचेस फर्स्ट एंड देन वेरियस departments which function within the branches. It can come at a later stage or in a later phase. While on the point, मेरा ये खुद का मानना है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भली भांति रिस्क मैनेज करती है. उनमें एक ही कमी है, या there is only one shortcoming which I see. The risk management practices which they are doing are not documented. You need to convert all your business policies into risk policies. Reverse way in the sense that कि भाई आप जब क्रेडिट पॉलिसी करते हो तो मान के चलो कि भाई आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सपोजर नहीं लेना है. दैट इज़ योर रिस्क एपेटाइट. यू डोंट हैव अ रिस्क एपेटाइट फॉर लेंडिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर. सो योर क्रेडिट पॉलिसी कंटेन्स सर्टेन आर्गुमेंट्स which says that what you will do, where you will lend and where you will not lend. कन्वर्ट दैट इनटू अ रिस्क पॉलिसी, क्रेडिट रिस्क पॉलिसी है. ये एग्जांपल हो गया. हर एक छोटी मोटी चीज़ें आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है. थियोरेटिकली अगर आप ये सब्जेक्ट इस तरह से समझते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी उसमें होती है. टिपिकली फॉर अ स्मॉलर बैंक, से अ बैंक बिटवीन 500 crores to 1,000 crore or 1,500 crore, they find it difficult to really execute this risk-based internal audit, and they are hiring consultant at a very high charges to have that system in place in their bank. मुझे नहीं लगता है कि ये इतना कठिन सब्जेक्ट है. ये कठिन सब्जेक्ट क्यों नहीं है? हम अगर पिछले कई सालों से बैंकिंग कर रहे हैं तो हम रिस्क निभाना जानते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करना जानते हैं, उसको मिटिगेट करना जानते हैं. उसके मिटिगेट करने के हमारे पुराने तरीके हैं. The simple way of lending, how we do is that we try to focus on security based lending. हमारा जो लेंडिंग अधिकतर होता है वो सिक्योरिटी बेस्ड होता है, या तो प्रिंसिपल सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी. और हम लोग जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आ रही हैं वो पर्पस बेस्ड लेंडिंग पे आपको शिफ्ट करवाना चाहती है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है. पर्पस बेस्ड लेंडिंग, सिक्योरिटी हैज़ नो रेफरेंस देयर. दिस बीइंग द स्टोरी, बैंकिंग इज चेंजिंग, एंड देयरफॉर with the changing dimensions in banking, Reserve Bank of India wants you to adopt a practice which is risk based or risk oriented. हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 से कमर्शियल बैंक को पहली बार गाइडलाइंस आई रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की. रिजर्व बैंक ने उन्हें बार बार गाइडलाइन जारी की है. आप हिस्ट्री देख लो कमर्शियल बैंकों के गाइडलाइंस की, बहुत बार उनको सर्कुलर जारी किया है. इस बार हमें जो सर्कुलर आया है फरवरी 21 में, उस सर्कुलर में भी उन्होंने कमर्शियल बैंक को जो गाइडलाइंस दी गई थी उसके सर्कुलर का रेफरेंस दिया है और हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस रिप्रोड्यूस की है. और ये जो प्रोड्यूस की हुई गाइडलाइंस इन्हें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है. करना क्या उसका, जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया वो 3 Idiots की मूवी का, कहना क्या चाहते हो, करेंगे कैसे, तो ये तो अपना हमें ही डिसाइड करना है. तो मेरी एक सिंपल सलाह आपको रहेगी, आपको अगर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आपके बैंक में इम्प्लीमेंट करना है तो यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन ब्रांचेस एंड देन ऑन डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डिपार्टमेंट के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट किस तरह से करना है, इसके बारे में मैं अलग से आपसे एक वीडियो करके आपसे बात करूँगा. फर्स्ट फोकस इज कवर द ब्रांचेस अंडर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट. अब मैंने तो ये बोल दिया आपको कि
you have to implement risk based internal audit at the branch level first. तो उसमें से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, कितनी बार करना है, क्या करना है वगैरह, सब आपके जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं उसके जवाब में देने की कोशिश करूँगा। और फिर भी अगर कुछ सवाल बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मेरा जो ईमेल आईडी है उसमें भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो लेट अस विजुअलाइज अ ब्रांच बैंकिंग, अ ब्रांच नेटवर्क, or identify one particular branch where we are going to introduce this risk-based internal audit. Is a part of your internal function, mind you. So your people should do. That is the expectation, because they are the bankers. They can identify the risk well. But in the initial phase, if you do not have adequate manpower, you may outsource for a certain number of period till things or the system stabilizes in your bank. Reserve Bank doesn't expect that the risk-based internal audit is required to be outsourced. No, they don't expect this. They want you to do it. It would mean that you need to allocate proper resources. It would mean that you need to identify a person who understands banking first thoroughly well, all aspects of banking, and especially the banking which is done at the branch. सो ब्रांच में जो आप बैंकिंग करते हो वो 4 या 5 सेगमेंट में बढ़ जाता है। What are those 4 or 5 segments? 4 or 5 segments: acceptance of deposit and lending. Again, in acceptance of deposit, you have subsets. You accept deposit by way of cash. You accept deposits by way of check. You have various liability products. You have various deposit schemes. For the purpose of lending, banking is for the purpose of lending. Lending में क्या है, आपके लोन्स के बहुत सारे स्कीम्स होंगे, और उसके अलावा आपके स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, गोल्ड लोन है, फिक्स डिपॉजिट है, ये है वो है, हाउसिंग लोन है, इस टाइप के लोन्स आपके हैं। आपको आपके बैंक के प्रोडक्ट्स और ब्रांच में इन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये आपको सिमुलेशन में विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपके ब्रांच के बंदे को बुलाइएगा, उससे बात कीजिएगा कि भाई ये जो आप ब्रांच में एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको कहाँ कहाँ पे रिस्क नज़र आती है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अकाउंट ओपन करने को आया बंदा, तो अकाउंट ओपन करते वक्त आपके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होंगी कि भाई उसका KYC किस तरह से करना है, उसका यूनिक कस्टमर आईडी किस तरह से क्रिएट करना है, उसका आधार वेरिफिकेशन किस तरह से करना है। दीज आर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑपरेटिंग एवरीवेयर। So let's accept one particular activity, account opening, simple activity. Visualize the risk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You visualize the risk. इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेविंग अकाउंट का अकाउंट खोलने का जो काम है उसके ऊपर आपने रिस्क विजुअलाइज कर लिए। इसी तरह से आपको पूरे लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट्स और पूरे एडवांसेस साइड के जो प्रोडक्ट्स है उसकी रिस्क आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है, देयर आर वेरियस सबसेट्स, फंक्शनल सेट डेस्क विद इन द ब्रांच। कैश काउंटर होगा, टर्म डिपॉजिट काउंटर होगा, क्लियरिंग काउंटर होगा, रेमिटेंस काउंटर होगा, आपका अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट का आपका काउंटर होगा, या कोई बंदा होगा कि जो डिजिटल प्रोडक्ट ऑफर करता है। हर एक एक्शन में हम लोग रिस्क विजुअलाइज करते हैं। ये रिस्क कैसी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या रिस्क होगी कि ये जब प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो हमारे बंदे ही गलतियां करेंगे, हमारे बंदे ही ढंग से काम नहीं करेंगे, हमारे बंदे जो चीज़ जिस तरह से करना बताई गई है आपके बैंक के हेड ऑफिस ने वो उस तरह से नहीं कर रहे, कुछ शॉर्टकट मार रहे हैं। मान के चलो, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्लग्ड। सो एज फार एज branch banking is concerned, envision all types of risks that you find in the branch level, encapsulate in a segment, उनको लिस्टिंग करके इनकैप्सुलेट कर दीजिएगा। वो रिस्क आइडेंटिफाई हो गए आपका। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आपको उसके ऊपर मिटिगेशन क्या है कि ये रिस्क ना हो, या रिस्क ये मिटिगेट करने के लिए आपके बंदे क्या एक्शन लेंगे, व्हाट आर द एक्शंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, दैट विल बी मिटिगेंट। ये 2 चीज़ अगर आपकी बन जाती है ब्रांच लेवल के लिए, तो फिर ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आपको इसको कन्वर्ट करना है एक रिस्क रेटिंग मॉडल में। रिस्क रेटिंग मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं आप स्कोरिंग पॉइंट दे सकते हैं।
यानी आपकी जो रिस्क है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, जो भी आप डिसाइड करेंगे 4 या 5, उसमें वो सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कुछ किस तरह से रिस्क आइडेंटिफाई करना है ये लिख के दिया हुआ है. You have to decide according to your own policies, your own methods, what are the risk identification structure that you want to have and scoring model that you want to have. अब स्कोरिंग मॉडल किस तरह से निकालना है, मैं एक छोटी रिस्क लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो स्कोरिंग मॉडल हम किस तरह से कर सकते हैं. कि मान के चलो कि आपके बैंक में सिस्टम्स और प्रोसीजर्स अच्छी तरह से हैं, और ये जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो दी गई हैं ये उसका डे टू डे बिजनेस में होने वाला इस्तेमाल, ऑपरेशंस में ऑब्जर्वेंस ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक, वो किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है. अब ये सिस्टम्स एंड प्रोसीजर हर एक चीज़ में है, लायबिलिटी साइड के हर एक चीज़ में है, डिपॉजिट साइड के हर एक चीज़ में है, एडवांसेस साइड के हर एक चीज़ में है. तो ये आपको कैप्चर किस तरह से करना है, इवेल्यूएट किस तरह से करना है. तो मैंने मेरे बैंक में जो मॉडल अप्लाई किया है वो मॉडल का एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ. ये आपको सब जगह पे अप्लाई करना है. देयर आर 60-70 रिस्क विच यू नीड टू प्लग इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, बट यू कैन डू दैट प्रोवाइडेड यू नो हाउ योर ब्रांच फंक्शंस. So the first story begins, you should understand how your branch normally operates. What are the normal things your people do, and then they should be aware of what you are doing. तो जैसे ये मैंने बताया आपको कि ऑब्जर्वेंस ऑफ सिस्टम प्रोसीजर्स इन रिगार्ड टू डे टू डे बिजनेस हम लोग इवेल्युएट करते हैं. किस तरह से इवेल्युएट करते हैं कि हमने उसमें उन 4 स्कोर शीट में बांटा है. एक सिंपल स्टेप ऐसी होती है कि भाई हमारे ब्रांच में, एक फलाना ब्रांच में जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर है वो 100% फॉलो की जाती है, कहीं भी ब्रीच नहीं है. कहीं भी कोई सिस्टम और प्रोसीजर जो लेड डाउन प्रोसीजर है या फिर जो भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है उसमें कोई भी ब्रीच कोई भी बंदा करता नहीं है, तो उसको आप हाईएस्ट स्कोर दो. ये ऑब्जर्वेशन को मैंने एलिमेंट कौन सा पकड़ा है, ऑब्जर्वेंस ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर इज द एलिमेंट. स्कोरिंग में क्या दे रहा हूँ, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर मेटिकुलसली फॉलोड, मैंने हाईएस्ट स्कोर दे दिया. अभी हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा, जो भी वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सब टाइप की रिस्क एसेस करके इस तरह को इसको स्कोरिंग मिलाना है. अभी यही रिस्क जनरली अडॉप्टेड, जनरली द बैंक इज एडियरिंग टू दिस सिस्टम. व्हेन आई से जनरली, आई एम नॉट बीइंग पर्टिकुलर. गिव अ लोअर स्कोर, गिव अ लोअर स्कोर. लोअर स्कोर देने के बाद में और तीसरी कैटेगरी है माइनर ब्रीचेस. सिस्टम में ये ब्रांच वाले बंदे करते हैं. माइनर का मतलब है कि जानबूझ के नहीं करते लेकिन हो जाता है, तो उसको और थोड़ा लोअर स्कोर दीजिएगा. और चौथी कैटेगरी पूरी जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को उधेड़ के रख दिए है, नोबडी इज फॉलोइंग द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, 0 मार्क पे लेके आओ. अभी मैंने एक रिस्क पैरामीटर पकड़ा, ऑब्जर्वेंस ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, उसको मैंने स्कोरिंग किस तरह से दिया 4 कैटेगरी में, ये मैंने आपको बता दिया. अभी उसको ये एक एरिया में उस ब्रांच का आपका स्कोरिंग एक एरिया में मैंने आपको किस तरह से किया जा सकता है ये बताया. ये आपको पूरे ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस होता है, हर एक सेगमेंट इंक्लूडिंग the one which is not appearing in your trial balance, what is that? Customer service. कस्टमर सर्विस को भी आप इस तरह से स्कोर शीट में ला सकते हैं और उसको हाई रिस्क से लेकर के लो रिस्क तक इवेल्युएट कर सकते हैं. बाद में ये कंसोलिडेट करके आपको ब्रांच के रिस्क रेटिंग का अंदाज़ा आ जाता है कि ये ब्रांच हाई रिस्क में है या मीडियम रिस्क में है या लो रिस्क में है. ये पहली बार आपका 31 मार्च को ये पूरे 50-60 एलिमेंट पे आपका एस्टिमेट होने के बाद में ब्रांच का रिस्क रेटिंग आ जाएगा. अभी मान लो कि आपके पास 3 रिस्क रेटिंग है, हाई, मीडियम एंड लो. फॉर एग्जांपल आप चौथा या 5वां कैटेगरी भी कर सकते हो, जिसमें कि कहा जाता है कि आपके ब्रांच में रिस्क मॉडरेट है, लेकिन यू कैन हैव फर्दर क्वालिफिकेशन, मॉडरेट बट इंक्रीजिंग. अभी ये जो सब्जेक्टिविटी है, ये सब्जेक्टिविटी जो तुम्हारा इंटरनल बंदा, जो इंटरनल रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने वाला बंदा होगा, उसके परसेप्शन पे होगा. ये सीजनड बंदा चाहिए,
इस बंदे को पूरे बैंकिंग की जानकारी होनी ज़रूरी है। वो अगर ये असेसमेंट ढंग से करेगा तो यू मे हैव अ ब्रांच रिस्क रेटिंग विच इज़ आइदर हाई और मीडियम और लो। ये एक बार का एक्सरसाइज हो गया। अब ये बाद में कब करना है, देन यू कैन डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। जैसे हाई रिस्क की ब्रांच अगर आती है, ब्रांच का रेटिंग अगर हाई रिस्क आता है, हर जगह पे सत्यानाश कर चुके हैं, हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क की ब्रांच अगर होगी तो आपको उन्हें एडवाइस करना है कि दीज आर द एरियाज वेयर यू हैव टू इम्प्रूव एंड गो फॉर वन मोर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट मे बी एवरी क्वार्टर टिल द रेटिंग comes to the level of low risk, where low risk branch is a branch which is doing fantastic job, high risk branch is a branch which is doing lousy job, वो ध्यान नहीं दे रहे काम पे। अभी ये रियल पर्पस है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का, वेयर Reserve Bank of India expects that the management should get comfort. The word from the same movie, Three Idiots, all is well. Whether all is well with the particular branch is required to be assessed and then the focused. आपके 50 ब्रांचेस है, 50 ब्रांचेस में से ध्यान कहाँ पे देना है? 50 में से 12 ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी हाई रिस्क वाली है, तो एज अ मैनेजमेंट ये 12 ब्रांच वाले जो बंदे हैं ना, उनको डंडे लगाने हैं। तो ये 12 ब्रांच आपका जो मैनेजमेंट का फोकस है, ये 12 ब्रांच पे चला जाएगा। ये अगर 12 ब्रांच पे चला जाता है, इफ दिस माइग्रेट्स टू 12 ब्रांच, द रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस वुड कंटिन्यू टू डू थिंग। जैसे कि लो रिस्क ब्रांच अगर आ जाती है तो उसका रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आप 6 महीने से या 9 महीने के साइकिल में रख सकते हो या 12 महीने के साइकिल पर रख सकते हो। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज अ कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। Aberrations are required to be identified and plugged every now and then. Mind you, Reserve Bank of India is pushing you towards adoption of well-documented risk management practices. And the assessment of this risk management practices will be done via risk-based internal audit. इनिशियली आप कुछ आपके जो CAs है उनकी आप हेल्प ले सकते हो। सिर्फ फ्रेमवर्क बना के आप अगर बैठे हो 31 मार्च का, आप गलत कर रहे हो। आपको चालू कर देना चाहिए। अगर फ्रेमवर्क आपका रेडी है, आपको चालू कर देना चाहिए। बाज़ार में 10-10, 25-25 लाख में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के कंसल्टेंट चार्जेस ले रहे हैं। इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। हम क्या करते हैं, हमें मालूम है, हमें क्या करना है, लिखना है और उनको रिस्क मैट्रिक्स पे लाना है और कुछ नहीं। दिमाग वाली बात नहीं है सर, ये सबसे आसान तरीका है। मैंने एक ही एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया, आप 70 एग्जांपल ले सकते हो ब्रांच फंक्शनिंग के लिए। सो यू द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज दिस, दैट द मैनेजमेंट इज कंफर्टेड, इन टर्न द रेगुलेटर इज कंफर्टेड दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द गेम। And this is precisely the purpose of risk based internal audit. मुझे लगता है कि वो जो धनंजय गोखले का वीडियो है, वो ये वीडियोस और सर्कुलर साथ में रख के अगर आप देखते हो तो आपको ये किस तरह से करना अपने आप विचार आएंगे, अपने आप आएंगे। मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो 2-3 टॉप के बंदे हैं जो आपके बैंक में काम करते हैं, साथ में बैठ के डिसाइड करो। और अगर कुछ लगता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं किस तरह से करना है, आई कैन हेल्प यू, आई कैन सर्टनली हेल्प यू। सो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस, बिकॉज यू हैव टू देन माइग्रेट टू द compliance function in the days to come. You will have to start a compliance department. For the commercial bank, it already exists. You have to start a risk management department. For asset size over 3,000 crores, if you have asset size over 3,000 crores, you must have chief risk officer. ये छोटे बैंकों के लिए भी आएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। लेकिन it is necessary that you understand the concept well, do your homework well. डजेंट मैटर, गलती कर दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर आपको बताएगा कि आपने ये ढंग से नहीं किया, यस सर, इम्प्रूव इट, बट द इंटेंशन हैज टू बी देयर दैट यू वांट टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। मुझे लगता है कि आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ द फूड इन इट इज इन इट्स ईटिंग। सो डू टेस्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज circular on risk based internal audit.
Thank you for watching. Please do share the video if you like it. I try to give you all practical suggestions, and if at all you have any queries, please raise them freely. Thank you.